नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के अध्ययन में हम पढ़ रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारत के नामांकरण। तो प्यारे साथियों, भारत के नामांकरणों के बारे में जब पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम भारत के नामांकरण 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 यानी हम भारत के नामों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि भारत के नामों के बारे में हम भारत का जो नामांकरण है वो किस तरीके से हमारे भारत के नाम पड़े और किस तरीके से हमारे वहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो देखो, चलिए साथी, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम भारत के नामांकरणों के अंतर्गत देखते हैं हमारे देश का नाम। एक तो पड़ा आर्यावर्त। क्या पड़ा? आर्यावर्त। एक हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भारत। और प्यारे साथियों, एक हमारे देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। क्या नाम पड़ा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। एक हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। क्या नाम पड़ा प्यारे साथियों? इंडिया। और एक नाम पड़ा हमारे भारत का जम्मू द्वीप। क्या नाम पड़ा? जम्मू द्वीप। इस प्रकार हमारे भारत के नामांकरणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उन नामांकरणों के अंतर्गत हमारे देश का नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा? देश का नाम भारत क्यों पड़ा? हिंदुस्तान के नाम से क्यों जाना जाता है? इंडिया इस देश का नाम क्यों पड़ा? और जम्मू द्वीप इस देश का नाम क्यों पड़ा? ऐसे हम प्रश्नों के यहाँ से जो प्रश्न आते हैं प्यारे साथियों, उन प्रश्नों के हम आंसर बहुत अच्छी तरीके से देंगे, क्योंकि कई एग्जामों में यहाँ से प्रश्न उठाया है और एग्जामों में जो प्रश्न उठाया है उसको हम देखो आगे कैसे पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं किसका? आर्यावर्त का। यानी हमारे देश का नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा? आर्यावर्त कैसे पड़ा? तो देखो, जब सामान्य सा अगर हम आंसर दें, तो ऐसे कह सकते हैं हम, आर्यों के आगमन के कारण, आर्यों के आगमन के कारण हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। यानी आर्यों के आगमन के कारण हमारे देश का नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त पड़ा। ये आंसर जो हम दे रहे हैं साथियों, वो एक सामान्य आंसर है। ये जो आंसर दे रहे हैं हम एक सामान्य आंसर दे रहे हैं कि हमारे देश का नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा। तो यहाँ सिंपल आंसर, जो एकदम सरल तरीके से जो आंसर है वो दे सकते हैं कि आर्यों के आगमन के कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। लेकिन अब प्रश्न ये आता है साथियों कि आर्य शब्द है वो आया कहां से था? आर्य जो शब्द है वो आया कहां से था? ये वाला आर्य, ये कहां से शब्द आया? यानी जो आर्य शब्द है वो कहां से आया? आर्य कहां से आए थे? आर्य कहां के निवासी थे? ये प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है। तो प्यारे साथियों, यहां से अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मैं सामान्यतः वो प्रश्न आंसर जो मत बताऊंगा आपको, सामान्य जो प्रश्न है कहने का मतलब वो मत बताऊंगा आपको कि जो सामान्य तरीके से आर्य के बारे में जो मत है। मत तो बहुत सारे हैं, लेकिन आगे हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा अध्ययन कर लेता हूँ। तो देखो, आर्यों के बारे में जो विभिन्न विद्वानों के मत थे, वो विद्वानों के मत क्या है? तो देखो, यहाँ पर हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि आर्य, स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं
वो बताते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे? तिब्बत से। आर्य जो कहां से आए थे? तिब्बत से। तिब्बत से आए थे, ठीक है ना। दूसरे जो हमारे विद्वान हैं, उन विद्वानों का नाम है तिलक। क्या नाम है? तिलक। तिलक महोदय कहते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो उत्तरी ध्रुव था। क्या था? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव है। एक जर्मन वैज्ञानिक है जिनका नाम है मैक्स मूलर। एक जर्मन वैज्ञानिक है साथियों, उनका नाम है मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर। और ये जो मैक्स मूलर जी हैं, वो ये कहते हैं कि आर्यों का जो निवास स्थान था, आर्यों का निवास स्थान, निवास स्थान वो मध्य एशिया था। क्या था साथियों? मध्य एशिया। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के आर्यों के निवास स्थान के बारे में अलग अलग मत हैं। इस प्रकार आर्यों के निवास स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अब लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा मान्य मत है वो मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक जो मान्य मत है वो ये है। क्या? सर्वाधिक मान्य मत। सर्वाधिक जो मान्य मत है, सर्वाधिक मान्य मत, सर्वाधिक जो मान्य मत है वो है हमारे मैक्स मूलर जी का। और मैक्स मूलर जी ने कहा था कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया से, और यहां से माना जाता है कि ये लोग मध्य एशिया से कुछ भौगोलिक परिस्थितियां, यानी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हुई और वहां से चल करके ये कहां गए थे? भारत के अंतर्गत आ गए थे। तो आगे हम थोड़ा सा प्रश्न और आते हैं एग्जाम के अंतर्गत, तो आगे हम प्रश्नों के अंतर्गत पढ़ते हैं कि देखो आर्यों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखो यहां पर हम जानते हैं कौन सी सभ्यता के बारे में, थोड़ा सा यहां से जो प्रश्न बनता है वैदिक सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता के बारे में साथियों? वैदिक सभ्यता के बारे में। और वैदिक सभ्यता का जो समय माना जाता है, वैदिक सभ्यता का जो समय माना जाता है साथियों, वो साथियों समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। अब यहां क्या होता है कि इस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम इस वैदिक सभ्यता को सामान्यतः दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। यानी एक तो भाग है जिसका नाम है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल। और दूसरा जो है उसका नाम है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत, पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत प्यारे साथियों, पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत क्या था? आर्यों का प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। पशुपालन। यानी पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो मेरे साथियों पशुपालन था। और ऐसा मानते हैं हमारे ये जो आर्य सभ्यता के अंतर्गत यानी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। तो ये लोग क्या हुआ था कि ये जो आर्य थे, जैसे मैं अभी बताया था कि मैक्स मूलर का जो मत है वो मैक्स मूलर का मत था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब देखो यहां कुछ विद्वान तो मानते हैं कि कुछ भौगोलिक विषम परिस्थितियां रही। ये बात भी सही है कि भौगोलिक विषम परिस्थितियां रही जिसकी वजह से आर्य अलग अलग स्थानों पर चले गए। अब यहां क्या होता है कि यहां जब हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पढ़ते हैं तो आर्य शब्द के अंतर्गत यहां पढ़ते हैं कि देखो जो आर्य शब्द आया था वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आया था। आर्य शब्द आया था वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत, और इस सभ्यता के अंतर्गत क्या हुआ था? वेद लिखे गए थे।
इसलिए सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। और ये आर्य, आर्य शब्द का जो अर्थ होता है, आर्य शब्द का जो अर्थ होता है साथियों, वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। यानी ये आर्य जो थे वो श्रेष्ठ थे भाषा साहित्य के अंतर्गत, ये बहुत ही श्रेष्ठ थे। और इन्होंने क्या किया, इस सभ्यता के अंतर्गत वेदों की रचना की, और वेदों की रचना के कारण इस सभ्यता का नाम पड़ गया वैदिक सभ्यता। और इस वैदिक सभ्यता का जो समय माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और यहाँ ये जो वैदिक सभ्यता है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इस पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। इधर उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था। और कृषि के साथ ये लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे, पशुपालन करते थे। तो हम कह सकते हैं, देखो प्यारे साथियों, यहां से जो मेरा जोड़ने का मतलब, इस वैदिक सभ्यता से जोड़ने का मतलब ये हुआ कि यहां से आर्य पशुपालन के लिए या विषम परिस्थितियां, यानी यहां मध्य एशिया के अंतर्गत क्या हो गई थी, विषम परिस्थितियां हो गई, और उन विषम परिस्थितियों के कारण ये आर्य हमारे भारत के अंतर्गत आए थे। तो अब देखो ये आर्य कहां से, यहां से चलते हैं मध्य एशिया से। कहां से चलते हैं, मध्य एशिया से। तो देखो यहां हम देखो ये है हमारा भारत का मैप। क्या है, भारत का मैप। अब देखो मध्य एशिया, ये यहां, यहां मध्य एशिया है, मध्य एशिया, एशिया। यानी आर्यों का जो निवास स्थान था मैक्स मूलर के अनुसार वो यहां था, यहां था मध्य एशिया के अंतर्गत। ठीक है ना। और मैं बता रहा हूं आपको यहां से कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये लोग यहां से, इन्होंने क्या किया, भारत के अंतर्गत आए थे। तो यहां जो मोस्टली क्वेश्चन बनता है, देखो यहां मध्य एशिया वाला जो भाग है वो ईरान प्लस है, ईरान वाला जो भाग है, इराक ईरान इधर जो है वो ये मध्य एशिया है। अब यहां से ये लोग चलते हैं, अब यहां से ये लोग चलते हैं तो आपको पता है अच्छी तरीके से, इस प्रकार देखो यहां भारत के अंतर्गत एक नदी है, भारत के अंतर्गत एक क्या है, नदी है यहां पर, यहां पर। और यहां से एक नदी ये इस तरीके से भारत के अंतर्गत कहां गिरती है, अरब सागर के अंतर्गत गिरती है, अरब सागर के अंतर्गत गिरती है। और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। नदी का नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी, ये नदी है सिंधु नदी। देखो ज्यादातर हम सभ्यताओं को पढ़ते हैं तो हमारी ज्यादातर जो सभ्यताएं वो नदियों के किनारे थी, ज्यादातर जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे थी, और उन्हीं नदियों के किनारे इन सभ्यताओं का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो आर्य यहां से मध्य एशिया से चलते हैं, और मध्य एशिया से यहां पर देखो आर्य इस तरीके से आकर के, और यहां जो स्थान है देखो ये, यानी इस सिंधु नदी की 6 सहायक नदियां हैं। ये सिंधु नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से। कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से ये सिंधु नदी निकलती है। और इधर ये भारत के अंतर्गत बह करके, इधर पाकिस्तान के अंदर बह करके, और ये क्या गिर जाती है, अरब सागर के अंतर्गत गिर जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह साथियों कि हमारी जो सिंधु है, क्या है, सिंधु, सिंधु की, सिंधु की 6 सहायक नदियां हैं, 6 सहायक नदियां हैं, नदियां हैं। ठीक है ना, 6 सहायक नदियां हैं।
और उन नदियों के अंतर्गत कौन सा है? देखो सिंधु, एक तो हमारी सिंधु हो गई, सिंधु मेन नदी जो सिंधु हो गई। दूसरी जो नदी है हमारी सिंधु की जो सहायक नदियों के अंतर्गत आता है रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, झेलम, और एक आती है प्यारे साथियों सरस्वती, सरस्वती एक आती है। देखो सिंधु, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सरस्वती और सतलज। सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सरस्वती और सतलज, ये सिंधु की 7 सहायक नदियां हैं। और ये 7 सहायक नदियां हमारा जो क्षेत्र कहलाता है, इनका 7 सहायक नदियों का वो क्षेत्र कहलाता है साथियों सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र। यानी सिंधु नदी की 6 सहायक नदियां हैं, और वो 6 सहायक नदियों के अंतर्गत हम देखते हैं तो एक तो रावी, एक ब्यास, एक चिनाब और एक झेलम, एक सरस्वती और एक सतलज। ये हमारी 6 सहायक नदियां हैं, और 7वीं हमारी जो नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। इस प्रकार इस क्षेत्र का नाम दे दिया था हमने सप्त सैंधव क्षेत्र। यानी सिंधु के आसपास का जो क्षेत्र था, सिंधु के आसपास का जो क्षेत्र था, आसपास का जो क्षेत्र था वो सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, सप्त सैंधव क्षेत्र। यानी आर्य अगर पूछे, आपसे प्रश्न करे कि आर्य सबसे पहले किस क्षेत्र के अंतर्गत आए थे, तो आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र के अंतर्गत आए थे। नदियां का पूछेगा कि आर्य सबसे पहले किस नदी के आसपास, तो ये सिंधु नदी के आसपास आए थे। दूसरा प्रश्न करेगा यहां से, तो देखो यहां से क्या है, एक पर्वत पार किया था इन्होंने, और उस पर्वत का नाम है, एक पर्वत पार किया इन्होंने और उस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। आर्यों ने भारत के अंतर्गत जब आए थे तो कौन सा पर्वत पार किया? हिंदू कुश पर्वत पार किया। और यहाँ एक दर्रे का नाम आएगा, यहाँ एक दर्रा भी पार किया इन्होंने, और उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। कौन सा है साथियों? खैबर दर्रा, यहां आएगा। और जिस स्थान के बारे में ये पूछेगा उस स्थान का नाम आएगा पंचनद। क्या नाम आएगा? पंचनद, जिसको वर्तमान में हम पंजाब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं साथियों? पंजाब के नाम से जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है प्यारे साथियों कि आर्यों का जो निवास स्थान था, आर्य जो मैक्स मूलर कह रहा है, आर्य सबसे पहले मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया से आने का उनका रीजन क्या था? विषम भौगोलिक परिस्थितियां। और ऐसा भी मानते हैं कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था। और पशुपालन के लिए कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि आर्य भारत के अंतर्गत आए थे। दूसरा कहते हैं कि आर्य फिर ऐसा भी मानते हैं कि सिंधु नदी के पास ही क्यों आए? तो देखो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक जो उल्लेख होता है या सर्वाधिक जो फेमस प्रसिद्ध नदी थी वो सिंधु नदी थी। और सिंधु की 6 सहायक नदियां थी, और उन 6 सहायक नदियों के अनुसार 7वीं सिंधु थी, और उस क्षेत्र को हम सप्त सैंधव क्षेत्र के अंतर्गत नाम से जानते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न बनते हैं साथियों, वो प्रश्न कौन कौन से बनते हैं देखो मैं बताऊं आपको। पहला, ये जो मत है वो किसका है? मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर कह रहा है, कौन कह रहा है? मैक्स मूलर, जर्मन वैज्ञानिक है। और ये मैक्स मूलर कह रहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और यही मैक्स मूलर का सर्वाधिक मान्य मत है। क्या है? सर्वाधिक मान्य मत, सर्वाधिक मान्य मत ये है कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से।
और मध्य एशिया के अंतर्गत ये चले यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद में इन्होंने क्या देखा कि यहाँ सिंधु नदी बहती है, और सिंधु नदी की 6 सहायक नदियां, इनके आसपास जो क्षेत्र है वो बड़ा ही उपजाऊ है और बड़ा ही अच्छा है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ आकर के ये लोग बस गए। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत? सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा जो प्रश्न करेगा वो करेगा आपसे, कौन सा पर्वत पार किया? तो आर्यों ने जो पर्वत पार किया उसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। और एक दर्रे का नाम आता है साथियों, ये रेलवे एग्जाम में आया था, प्रश्न आया था कि आर्य जब मध्य एशिया से आए तो सबसे पहले कौन सा दर्रा पार किया? तो सबसे पहले खैबर दर्रा पार किया। स्थान की बात आती है साथियों, तो आर्य सबसे पहले कौन से स्थान पर आए थे? पंचनद, जिसको वर्तमान में पंजाब कहते हैं। और पंजाब का मतलब होता है साथियों 5 नदियों की भूमि। कितनी नदियों की भूमि? 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि। नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि, जिसको हम क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। तो ये पंचनद नामक स्थान पर आकर के बस गए। और धीरे धीरे साथियों ये क्या हुआ कि ये तो पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा हूं, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ये यहां तक आ गए। ठीक है ना? तो अब यहाँ जो प्रश्न बनते हैं साथियों, वो प्रश्न कौन कौन से? देखो, आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। किसका मत है? मैक्स मुलर का। ठीक है ना? आकर के कौन से क्षेत्र में आए थे? सप्त सिंधु। कौन सी नदी के आसपास आए थे? तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में आकर के। और कौन कौन से क्षेत्रों में? सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत बह गए। सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। और भारत के अंदर बहने के बाद में ये यहाँ से देखो चीन है, यहाँ जो है देश का नाम चीन है, यहाँ से बहने के बाद ये भारत, और भारत के अंतर्गत ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास ये कहां गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो मेरे साथियों यहां से इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि आर्यों के, देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दिया था हमने कि आर्यों के आगमन के कारण, आर्यों के आगमन के कारण, आगमन के कारण हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा? आर्यावर्त पड़ा। यानी एक नाम हमारा क्लियर हुआ, और इस नाम से हमारे कई क्वेश्चन क्लियर हुए। क्वेश्चन कौन कौन से क्लियर हुए साथियों, मैं आपको बताऊंगा। कि देखो, हमें एक तो वैदिक सभ्यता के बारे में पता चला कि वैदिक सभ्यता का समय कब से कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अब दूसरा, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है साथियों। एक तो पूर्व वैदिक काल, और इसी पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आर्यों का जो व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। और ये पशुपालन के लिए हमारे भारत के अंतर्गत सिंधु नदी के आसपास आए थे, या ऐसा मानते हैं विद्वान के विषम भौगोलिक कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि आर्य एक ये मध्य एशिया से इधर उधर जाकर के बस गए। तो यहाँ हमारे एक क्षेत्र ये नदी है जो सिंधु नदी बहती है भारत के अंतर्गत, और सिंधु नदी को क्या हुआ? आर्य यहाँ सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में आकर के बस गए। तो यहां से मेरे साथियों कई क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं, और हमें आज क्लियर हुआ कि हमारे देश का नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा। ठीक है ना? धन्यवाद। धन्यवाद।
हम्म, नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं और सामान्य परिचय के अंतर्गत हम भारत के राज्य एवं राजधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भारत के नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं और भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारत के राज्य एवं राजधानी। भारत में कितने राज्य हैं, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, केंद्र शासित प्रदेशों की